आज का जो टॉपिक है निबंध का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये पूछा जाना चाहिए। टॉपिक का नाम है साइबर सुरक्षा। अंग्रेजी में इसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। अब साइबर सुरक्षा जब आपसे पूछा जाएगा तो कई बार हो सकता है कि बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही लिख के पूछ लिया जाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि इसको निजता से जोड़े। निजता का अर्थ होता है प्राइवेसी। हो सकता है इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया जाए, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया जाए, है ना। डिजिटल युग में निजता, ऐसा भी हो सकता है। डिजिटल युग में निजता, ऐसा भी कह सकता है। डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा, इस तरीके से भी इसको जोड़कर पूछा जा सकता है। तो इस पर अगर निबंध लिखा जाए, कहने का मतलब साइबर सिक्योरिटी पर निबंध लिखा जाए, कहां दिए हैं? पूरा टॉपिक पढ़ो, पूरा टॉपिक। वो तो एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, और बीच में क्वेश्चन मत पूछना आप कनिष्का। लास्ट में जब सेशन हो जाएगा तब क्वेश्चन पूछना। वो तो हिंदी निबंध और सारी भाषाएं सब एक में मिल जाएंगी। ठीक है, जितना टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आपको पूरा पढ़ना है। 10 क्वेश्चन दिए हैं, वही करने हैं या थ्योरी बिहाइंड पढ़ना है? मतलब वही करना होता तो हम पूरा पीछे वही न दे देते आपको, तो हम इतनी देर 1 घंटे पागलों की तरह क्यों बड़बड़ाते? 10 मिनट में ही करा के छोड़ देते। तो उसको पूरा पढ़ना है ना, कंप्लीट पढ़ना है आपको। कंप्लीट पढ़ोगे तभी वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो इस विषय पर जब आप निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 2 बार ऐप खुला है, उसको बंद करके 1 बार ओपन कर लीजिए। आवाज वापस नहीं होगी, गूंजेगी नहीं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, और सबसे पहले उसमें लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें निबंध जहां पर भी पूछा जाता है, वहां की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि आप जितना सजावटी निबंध लिखेंगे, जितना ऑर्नामेंटल तरीके से लिखेंगे, जितनी आकर्षक शुरुआत करेंगे। हमेशा मैं कहता हूं कि जो शुरुआत हो वो आकर्षक हो। आकर्षक शुरुआत कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे किसी कोट से कर दिया, किसी उदाहरण से कर दिया, है ना। जैसे आज की महत्ता को बताने के लिए कि इंटरनेट के आज क्या महत्व है, इसको बताने के लिए आपको कोई कोट मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक आकर्षक शुरुआत करेंगे, आकर्षक शुरुआत, और आकर्षक शुरुआत में आप कोट भी डाल सकते हैं, उदाहरण डाल सकते हैं। दूसरी चीज, जो आज का डिजिटल युग है, इस डिजिटल युग को आप दिखाएंगे। क्या स्वरूप है डिजिटल युग का, स्वरूप कैसा है, मतलब क्या है इस डिजिटल युग में। ठीक है, थोड़ा सा आप साइबर स्पेस को परिभाषित करेंगे कि साइबर स्पेस वास्तव में है क्या है, इसको बता देंगे। ठीक है, फिर आपको अब एक थीसिस कथन बनाना है कि वास्तव में इसमें आप लिखने क्या जा रहे हैं। तो ये विज्ञान से संबंधित निबंध है, प्रौद्योगिकी से संबंधित निबंध है। तो थीसिस आपका होगा वही दोधारी तलवार। क्या है? दोधारी तलवार। यानी कि आप इस निबंध में लिखेंगे क्या? आप इस निबंध में लिखेंगे कि ये अच्छा भी है और बुरा भी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये विकास का आधार है, विकास का इंजन है, तो दूसरी तरफ ये क्या होगा? ये निजता। अगर यहां पर हम देखें तो निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या है? खतरा भी है, के लिए खतरा भी है। ठीक है, इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और फिर इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना है। मतलब बॉडी मुख्य, उसमें जब आना है प्रस्तावना के बाद में मुख्य भाग, तो मुख्य भाग में जब आप आइए, जिसको कहते हैं बॉडी ऑफ द एसे, तो मुख्य भाग में जब आइए तो यहां पर आपको ये दिखाना है सबसे पहले कि किस तरीके से
डिजिटल युग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है ना। डिजिटल युग का दायरा कैसे कैसे ये बढ़ता चला जा रहा है, और कैसे कैसे हम साथ में हम अपनी आत्मनिर्भरता को दिखाएंगे, और आत्मनिर्भरता को दिखाएंगे, आत्मनिर्भरता को इसमें दिखाएंगे, है ना। इसमें हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वर्तमान समय में तकनीकी विस्तार हो रहा है। इसमें हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वर्तमान जो युग है वो डेटा युग है, डेटा की महत्ता को दिखाएंगे, और इसके अंतर्गत हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये दैनिक जीवन में घुसपैठ कर गया है। समझते चलना कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना। दैनिक जीवन में किस तरीके से इसने अपनी जगह बना ली है, कैसे ये प्रवेश कर गया है ना। हम बहुत ज्यादा निर्भर होते चले जा रहे हैं इसमें। फिर अगला जब चलेगा, इसको अगले पेज में हम लेके जा रहे हैं, मुख्य भाग का ही पार्ट होगा। अगला जब हम लेके जाएंगे, अगला पॉइंट आपका होगा किस तरीके से प्राइवेसी के लिए यहां पर होगा कि निजता हेतु चुनौतियां क्या क्या है, निजता के लिहाज से कौन कौन सी इसमें चुनौतियां हैं, निजता हेतु चुनौतियां क्या है। यानी कि यहां पर आप हम लिख रहे हैं ये व्यक्तिगत स्तर की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर। और जब व्यक्तिगत स्तर की बात करेंगे तो किस तरीके से इसके माध्यम से निगरानी हो रही है, और इसको नाम दिया जाता है सर्विलांस कैपिटलिज्म, निगरानी पूंजीवाद, निगरानी पूंजीवाद। आपके ऊपर आप जान नहीं पा रहे हैं, आपके ऊपर एक सर्विलांस बैठा हुआ है लगातार। ये एक टर्म है, अगर इसको आप लिखेंगे तो ये कैपिटलिज्म, ये थोड़ा सा लगेगा कि है ना, तो साइबर क्राइम पर है ये, इससे अभी ज्वाइन किया, हाँ साइबर क्राइम पर है, बिल्कुल सही है, साइबर सिक्योरिटी पर है। ठीक है, आपको यहां ये लिखना होगा कि वित्तीय साइबर अपराध कैसे कैसे कितने बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, है ना, जो इकोनॉमिक लॉस करते हैं हमारा, वित्तीय साइबर अपराध। अब वित्तीय साइबर अपराधों में कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स का यूज करेंगे आप। जैसे एक टर्म इसमें यूज किया जाता है वो है फिशिंग। ये मछली मारने वाला नहीं है, ये इस तरीके से फिशिंग होता है, फिशिंग। एक होता है विशिंग, इसको हिंदी में ही लिखना है, केवल मैंने स्पेलिंग इसलिए लिख दी है क्योंकि आप अंग्रेजी में भी स्पेलिंग जान जाए, है ना। एक ओटीपी फ्रॉड चल ही रहा है, ओटीपी से कर दिया जाता है, रैंसमवेयर से कर दिया जाता है, डिजिटल ठगी की जाती है, रैंसमवेयर से कर दिया जाता है। इसके अलावा डिजिटल ठगी की जाती है, इसको लिखेंगे। फिर वित्तीय के बाद में ये पहचान चोरी, इसी से मिलता जुलता है डीप फेक, किसी के चेहरे पे किसी का चेहरा लगा के। ठीक है, यही निजता में आप लिखेंगे इसका जो सामाजिक प्रभाव पड़ता है, इसको लिख देंगे। तो ये निजता हेतु जो चुनौतियां हैं वो हो गई। दूसरी चुनौती जो अगली है मुख्य भाग में ही, जिस पर आपको बात करना है, वो राष्ट्रीय, ये व्यक्तिगत नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी की बात अगर करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे कहा जाता है, यहां से इससे की शुरुआत भी आप कर सकते हैं कि जो भविष्य के युद्ध होंगे वो मैदानों में नहीं स्क्रीन पर लड़े जाएंगे। और ये परिवारों में भी आप देखते हैं, सामने कोई नोकझोंक नहीं करता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के आजकल लोग लड़ाई कर लेते हैं, ननद भौजाइयों की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, है ना, दोस्तों की लड़ाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई, स्टेटस वार चलता है। ये एक सूक्ष्म रूप है जो व्यक्तिगत स्तर पर आप देखते हैं। लेकिन अगर देश के साथ ऐसे होने लगे और दो देश एक दूसरे के सामने इस तरीके से खड़े हों, तो कहीं ना कहीं युद्ध का ये आयाम बनेगा, युद्ध का आयाम बनेगा। फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वारफेयर बनेगा, थल वायु जल और अंतरिक्ष के बाद में अब इंटरनेट, है ना, पांचवा आयाम ये बन सकता है, पांचवा ये आयाम बन सकता है युद्ध का, पांचवा आयाम, है ना। एक जल है कि नहीं, जल की लड़ाई, थल तो है ही है, वायु है, और वायु के साथ साथ अंतरिक्ष है ही है, अंतरिक्ष में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा लोग कर रहे हैं, और उसके बाद में ये अगला हो जाएगा के बाद, ठीक है।
जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, महत्वपूर्ण जो बुनियादी ढांचा है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खतरा है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा पर खतरा, इस पर खतरा मंडरा रहा है ना। जैसे हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम है, ये हमारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। हमारा परमाणु जो संयंत्र है, हमारा पावर ग्रिड है, इस पर अगर अटैक कर दिया जाए, जितनी संचार व्यवस्थाएं हमारी, हमारे जो मेडिकल का सर्वर है, पूरा एम्स का सर्वर है ना, हमारा जितना भी ट्रेन का सर्वर है, रेलवे का जितना भी हमारा यातायात का सर्वर है, उस पर अगर कर दिया जाए हमला, उसको हैक कर दिया जाए, तो ये बड़ा खतरा हो जाएगा। तीसरी चीज है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होते हैं, शत्रु देशों के द्वारा जो प्रायोजित किए जाते हैं। राज्य प्रायोजित, यहाँ राज्य का मतलब यहाँ यूपी एमपी नहीं है, यहाँ पर राज्य प्रायोजित का मतलब है दूसरे देश। राज्य प्रायोजित साइबर हमले, राज्य प्रायोजित साइबर हमले, तो ये ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो अटैक्स होते हैं शत्रु देशों के द्वारा, है ना, जैसे मतलब वो रेडिको, ये हैकर्स हैं, ये डेटा चोरी करते हैं, ये जासूसी करते हैं, ये अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइबर जो टेररिज्म है, साइबर आतंकवाद, साइबर आतंकवाद ये नया एक नई चुनौती है ना। डार्क वेब से फंडिंग हो जाती है, इनको क्रिप्टो करेंसी से फंडिंग हो जाती है। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए ये लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, उसी पर अपनी बातें ये रखते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। तो पूरा जो सोशल मीडिया है जिसका उपयोग ये लोग करते हैं, बात सुनोगे पहले आप, टॉपिक होगा उस हिसाब से लिखेंगे ना। टॉपिक क्या है? साइबर सुरक्षा, निजता के लिए और उसके लिए खतरा। लाभ तो उसमें हम बता ही देंगे कि आजकल हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और उसके बाद में टॉपिक क्या है इस पर डिपेंड करेगा। आपसे टॉपिक ये पूछा नहीं जाएगा कि यहां पर टॉपिक का नाम ही दे दिया गया है साइबर सुरक्षा, तो साइबर सुरक्षा ये टॉपिक अपने आप में क्या है भाई, इसमें इसके उपयोग तो बहुत है। तो हमने क्या किया यहां पर, पहले बात को समझा करो सब लोग। दुधारी तलवार है, हमने यहां क्या कि विकास का इंजन है, तो ये सकारात्मक लिखेंगे ना, है ना। डिजिटल युग का स्वरूप हम बताएंगे, ये सकारात्मक है ना। कैसे डिपेंडेंसी इस पे ज्यादा है, कैसे डिपेंडेंसी इस पे ज्यादा है, ये सारी चीजें हम बताएंगे ना। डिजिटल युग का दायरा कैसे बढ़ता चला जा रहा है, तकनीकी विस्तार जो हुआ है, डेटा की क्या महत्व है, ये ऑल थिंग इज पॉजिटिव। लेकिन जब उसको हम लिख किस पे रहे हैं, सुरक्षा पे, और सुरक्षा एक निजता की सुरक्षा है, डेटा की सुरक्षा है ना, और पूरा देश की। यस, सुरक्षा तो खतरे से ही की जाती है, तो खतरा ही डिस्कस करेंगे, तो सकारात्मक चीजें बताएंगे। हमने अपना थीसिस यही रखा है, दिस इज द थीसिस ऑफ द एसे, और थीसिस यही रखा है कि ये दोधारी तलवार है, विकास का इंजन है लेकिन निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आपका एसे इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, हम इसको लिखे दे रहे हैं। दिस इज द सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। दोधारी तलवार में विकास का इंजन, बट निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा है वो क्या है, वो निगेटिव है। बात समझ रहे हैं शिवानी? कोई बात नहीं, पूछ लेना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, बीच में भी चलेगा, लेकिन टॉपिक को समझिए पहले। बात समझ में? तो एक ये हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां, है ना। अब क्या इसके लिए मुख्य भाग में ही आप ये लिखेंगे कि भारत में विधिक ढांचा क्या है, भारत का विधिक ढांचा क्या है, इससे निपटने के लिए विधिक ढांचा क्या है, विधिक ढांचा क्या है, भारत का संस्थागत ढांचा क्या है, भारत का संस्थागत ढांचा क्या है, कि इससे कैसे निपटे। भाई अगर ये खतरा है, ये हमारे लिए असुरक्षित है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी ना कि कुछ एक विधिक ढांचा तैयार करें। और ये विधिक ढांचा जो है, जैसे इसमें कई पार्ट होंगे, जैसे हमारा यहाँ कानूनी आधार क्या है, अगर कोई कुछ करता है तो उसका हम किस तरीके से, कोई एक्ट है हमारे यहाँ, कोई अधिनियम है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आईटी एक्ट। आईटी एक्ट ये 2000 का है ना हमारे यहाँ, आईटी एक्ट को यहाँ पर लिखेंगे। उसके अंतर्गत जो दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं, इसके अंतर्गत जो दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं उनको यहाँ पर हम दिखाएंगे। फिर हम यहाँ पर जो हमारा डेटा संरक्षण कानून है उसको दिखाएंगे, डेटा संरक्षण कानून को यहाँ पर दिखाएंगे। डेटा संरक्षण कानून ये 2023 में पारित हुआ है, डीपी, इसको डीपीडीपी एक्ट बोलते हैं, है ना, डीपी एक्ट ये 2023 में है।
इसके बाद हम दिखाएंगे कि जो भी इसके लिए प्रतिक्रिया एजेंसीज हमारे यहाँ है, अनुक्रिया प्रतिक्रिया एजेंसी, उनको दिखाएंगे कि कौन सी एजेंसीज है जो इस पर साइबर हमलों पर या बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए काम करती है, साइबर हमलों पर तुरंत प्रतिक्रिया करती है। तो जैसे हमारे यहाँ है सर्टिन, इसको दिखाएंगे। हमारे यहाँ है NCI, है ना, IPC, इसको दिखाने का काम करेंगे कि किस तरीके से ये रक्षा करती है। बात समझ में? और जागरूकता पहल क्या है? जैसे आप आजकल फोन मिलाओगे तो तुरंत 10 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसे कॉल आए तो आप लोग उसको सही ना माने, है ना। ऐसे उस पर भी, टीवी तो खैर कोई अब देखता ही नहीं है जल्दी, लेकिन उसमें भी कुछ जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इसको दिखाएंगे। 1000 शब्दों का निबंध है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। फिर प्रयास करेंगे, आप थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखेंगे, वो है कि अपराधों से निपटने में प्रमुख बाधाएं, चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है ना भाई। प्रमुख चुनौतियों को दिखाएंगे, और चुनौतियों को दिखाने के बाद में प्रमुख चुनौतियां, तो प्रमुख चुनौतियों में क्या क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसकी जो प्रकृति है वो सीमा विहीन है। नेपाल में बैठा व्यक्ति अमेरिका पर अटैक कर सकता है, वियतनाम में बैठा व्यक्ति भारत पे अटैक कर सकता है, चीन नाइजीरिया से कोई कहीं से बैठ के अपराध कर सकता है। और जो एक्स्ट्राडिशन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यार्पण है, उसमें कानूनी अड़चने आती हैं। तो सीमा विहीन प्रकृति है इसकी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज है कि जो तकनीक इसमें यूज की जाती है, तकनीक का तीव्र बदलाव होता रहता है। एक के लिए कुछ आप तैयार करेंगे, तब तक दूसरा क्या होगा, दूसरा कुछ नया हो जाएगा। तीसरी, हमारे यहाँ कुशल कार्यबल की कमी है, कुशल कार्यबल की कमी है, अभी भी कार्यबल की कमी, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। ये चौथी समस्या है, डिजिटल साक्षरता की कमी, डिजिटल साक्षरता की कमी। बस आप सोचना सीखिए, लिखा लिखाया तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा। ये सब चैलेंज है और जो आपको लगते हो, लेकिन हमने चुनौतियां बता के अगर छोड़ दिया और इसका समाधान नहीं किया तो हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या इसका समाधान हो सकता है, आगे की राह क्या हो सकती है? भविष्योन्मुखी होना चाहिए ना। तो आगे की राह क्या हो सकती है? तो सबसे पहले तो हम जीरो ट्रस्ट मॉडल बनाएं, एक तकनीकी समाधान करें, है ना, जिसमें जीरो ट्रस्ट मॉडल क्या है, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के भीतर या बाहर किसी भी डिवाइस या व्यक्ति पर बिना वेरिफिकेशन के भरोसा ही ना किया जाए। इसका यही है जीरो ट्रस्ट मॉडल। जीरो ट्रस्ट मॉडल का मतलब है कि हम किसी पे कोई भरोसा नहीं करेंगे, केवल जो हमारी डिवाइस है उसी पे हम भरोसा करेंगे। दूसरी चीज है कि हम स्वदेशी टेक्निक पर, स्वदेशी तकनीकी विकास, इस पर हम ध्यान दें। सर्वर कहीं बाहर है, कहीं कुछ है, टेलीग्राम हम यूज करते हैं, उस बहुत अनसेफ है। टेलीग्राम आज की डेट में सबसे अनसेफ ऐप में से है, उस पर आप कुछ भी करते हो। आज थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं क्योंकि ये इनका टॉपिक है ऐसा, इसलिए ना ऐसे ही होगा। इसी में से देखो, ये होगा, ये देखो हम कई तरीके के इससे करा देंगे, उनमें से 2-3 टॉपिक आपको, 4 नहीं कह सकते, लेकिन 2 से 3 टॉपिक आपके इंटरेस्ट वाले मिल जाएंगे। उनको आप पढ़ोगे, अच्छा तैयार करोगे, और उसके बाद में उन्हीं में से आ जाएगा, आप लिख दोगे। ठीक है, तो स्वदेशी तकनीकी विकास ये किया जाए। इसके अलावा क्योंकि ये सीमा विहीन प्रकृति है, तो केवल भारत अकेले दम पे नहीं लड़ सकता है। यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है, वैश्विक सहयोग की जरूरत है। यहां पर जो भी किया जाएगा वो, जैसे बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में यहां पर लिख दीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में आप लिखेंगे। यहां पर जो भी किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भागीदारी और वैश्विक साइबर कानूनों का निर्माण किया जाए, क्योंकि सीमाविहीन प्रकृति है इसकी। तकनीकी का तीव्र बदलाव हो रहा है, वो किसी भी देश में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो भारत में हो रहा है। ठीक है, और साइबर हाइजीन, स्कूली स्तर से डिजिटल साक्षरता को पाठ्यक्रम में, सिलेबस में शामिल करने की जरूरत है। इसको कहते हैं साइबर हाइजीन। स्कूली स्तर से सिलेबस में इसको शामिल किया जाए। ठीक है, आम नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि इसका शिकार आम नागरिक हो रहा है। ओटीपी लेके तुरंत लोगों को ठग लिया जा रहा है।
तो ये, और अंत में जब आप कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष उपसंहार जब आप लिखेंगे, आप जब कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन में हमेशा मैंने कहा है सकारात्मक चीजें, अंत तो हमेशा इससे करिए कि ये समस्या है लेकिन इसका समाधान, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है संतुलन बनाने की। आप कभी नहीं कहेंगे कि इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए इंटरनेट, संतुलन बनाने की आवश्यकता। और ये जो संतुलन है ये बड़ा नाजुक है, बड़ा सेंसिटिव है, ये बड़ा नाजुक संतुलन है, नाजुक संतुलन बनाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। और भविष्य का दृष्टिकोण, हम डिजिटल दुनिया से पीछे नहीं लौट सकते। भविष्य का दृष्टिकोण आप दिखाएंगे, हम पीछे तो नहीं लौट सकते, लेकिन इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा एक लचीला, जिसको कहते हैं रेजिलिएंट, टर्म्स जानना जरूरी है, लिखिएगा नहीं रेजिलिएंट, लिखिएगा तो देवनागरी स्क्रिप्ट में, है ना। अभेद्य, जिसको कोई तोड़ ना सके, अभेद्य डिजिटल स्ट्रक्चर हो, अनब्रेकेबल डिजिटल स्ट्रक्चर हो, डिजिटल ढांचा बनाने की जरूरत है, ढांचा बनाने की जरूरत है, इसको करना पड़ेगा। और सकारात्मक निष्कर्ष आप अंत में ये लिखेंगे कि सशक्त नीतियां हो, वैश्विक सहयोग हो, है ना। सशक्त अगर आपकी नीतियां हो, वैश्विक सहयोग हो, तो आप ये दिखाएंगे। अगर इसमें साथ साथ में और क्या, जागरूकता, वाह, जागरूकता हो तो क्या किया जा सकता है, डिजिटल महाशक्ति बनाया जा सकता है भारत को। भारत डिजिटल महाशक्ति बन सकता है। बात समझ में? कभी भी कोशिश कीजिए कि नकारात्मक तो दूर दूर तक आए ही ना, केवल सकारात्मक आप लिखिए। कभी भी ऐसे नहीं करना है कि यार इसको बंद कर देना चाहिए, आज से पुरानी युग में वापस चलना चाहिए। हमेशा नवाचार का स्वागत करना है, हमेशा सरकार का के फैसलों का स्वागत करना है। उसमें कमियां हैं तो आपको दूर करने की कोशिश करनी है। हमेशा बुराई नहीं की जाती है, सरकार ने ये खराब काम किया, ये हो गया, वो हो गया, सब भलाई के लिए ही सारे इन्वेंट होते हैं, सारे आविष्कार इसीलिए होते हैं। अब कोई इसमें दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। तो अब इसमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजें दिख रही है, लेकिन सुरक्षा की बात आएगी, राष्ट्रीय चाहे व्यक्तिगत, डेटा की निजता की बात आएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीजों को करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत कैसे करेंगे।